हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत होगी आज मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट की। परसों मैंने शुरू किया था रीजनिंग का मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट किसके लिए है? अगर मैं बात करूं, आपने ग्रुप डी का एग्जाम देना है, आपने सीबीटी का जो टियर 1 है, जिन बच्चों का बचा हुआ है उनको एग्जाम देना है, और जो कॉन्फिडेंट है कि हमारा सिलेक्शन सीबीटी 1 फेज 1 में होगा तो सीबीटी 2 में काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एनालिसिस के साथ। किस चीज का एनालिसिस? देखिए, अगर मैं बात करूं अर्जुन की नजर कहां थी? मछली की आंख पर। तो मेरी नजर है इन टेस्ट को बनाने में आपके पर्टिकुलर एग्जाम पर। तो ये मॉक टेस्ट हर उस बच्चे के लिए फायदेमंद होगा जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, रेलवे का चाहे कोई भी एग्जाम दे। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कल आपको कहा था रीजनिंग का थोड़ा मैंने 1-2 मिनट आपको ब्रीफ किया था, मैथमेटिक्स में भी मैं करना चाहूंगा ताकि आपको फायदा मिले। एक बात है, यहां लिखा हुआ है मॉक टेस्ट 2 इसलिए लिखा है क्योंकि मॉक टेस्ट 1 कुछ समय पहले लिया गया था और वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो प्लेलिस्ट को देखकर, तो 1 को अपन ने यहां पे 2 लिखा है क्योंकि 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। जरा ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम का अगर पैटर्न देखें तो जो टाइम एंड डिस्टेंस है उससे आपको 1-2 प्रश्न मिलते हैं। ट्रेन्स भी है, बोट्स भी है, और बाकी जो बचता है वो भी है। परसेंटेज प्रतिशत का 1-2 क्वेश्चन मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस के 1 या 2 मिलते हैं। अनुपात समानुपात से 1 या 2 मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन ये सबसे बड़ा मिलता है आपको। सरलीकरण बोर्ड पास भी मिलेगा। फ्रैक्शंस की बात होगी, डेसिमल्स की बात होगी, डेसिमल फ्रैक्शंस की बात होगी, स्क्वायर रूट की, क्यूब रूट की, सर्ट्स इंडाइसेस की, डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, ये सारी बातें जो भी कैलकुलेशन की है वो सारी बातें यहां होंगी नंबर सिस्टम में। आगे मैं बात करूं एलसीएम और एचसीएफ से 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें पाइप एंड सिस्टम और बाकी सब कुछ आता है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। क्षेत्रमिति के 1 से 2 मिलेंगे। ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन अक्सर मिल रहे हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री के अक्सर 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और आपका अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और बाकी आपका स्टैटिक्स और डीआई वगैरह जो है उससे आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन और एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन, और एनटीपीसी के टियर 2 में 35 क्वेश्चन, 25, 30, 35 ऐसे आपको मैथमेटिक्स में मिलते हैं। चलिए काम को हम शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है। देखो, जैसा मैंने अभी आपको कहा, हमने इस बात को एनालिसिस करने की कोशिश की कि एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्या पूछ रहा है, किस लेवल का पूछ रहा है। तो आज का पेपर मेरा मॉडरेट पेपर है, बहुत इजी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, लगभग वैसा है जैसे आपके एग्जाम में आता है, बल्कि उससे थोड़ा बेटर ही है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मंथन कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, मैथमेटिक्स के हर क्वेश्चन के अंदर डेप्थ में जाइएगा, बिकॉज it is not only the important whether you are able to attempt the question or not. It is not only the important part, it also matters in what time you are attempting the question. कितना कर रहे हो उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितने समय में कर रहे हो, और एक्यूरेसी भी है कि नहीं, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं हुई तो 1/3 गायब, 1/3। और एक बहुत जरूरी बात मैं बताता हूं, फिर इस काम को शुरू करते हैं। ये जितने भी चैप्टर्स हैं आप देखेंगे डिवोशन इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट पर, तो आपको करीब करीब 82 सेशंस मिलेंगे जिसमें ये सब कुछ अवेलेबल है। और जो एडवांस मैथ्स है ये आपको अलग से प्लेलिस्ट में अवेलेबल है 82 के अलावा। तो आप इनको सबको देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मैं एक लाइन में अपने भरोसे से कह सकता हूं कि किसी पेड कोर्स में भी आपको वो कंटेंट नहीं मिलेगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा देखिए। मेरा ऐसा मानना है, आप चाहे इसको अच्छा माने, बुरा माने, जैसा माने, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रेलवे में आने वाले मैथमेटिक्स के जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें से 3/4 प्रश्न, यानी लगभग 70-75% प्रश्नों के उत्तर मैं बिना किसी रिटर्न वर्क के दे सकता हूं, यानी कि बिना कुछ भी लिखे दे सकता हूं, प्रश्न को पढ़ के दे सकता हूं, क्योंकि यह प्रैक्टिस की बात है। तो मैं कर सकता हूं तो मेरे स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ज्यादातर बोल रहा हूं मैं, सारे नहीं बोल रहा, ज्यादातर बोल रहा हूं जिनमें रिटर्न वर्क नहीं होता, और होता भी है तो ना के बराबर। यह चीज आपको सीखनी है।
क्योंकि अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए, अगर आप चाहते इधर भी हो जाऊं उधर भी हो जाऊं तो बात अलग है, कंफर्म चाहिए तो चीज सीखनी पड़ेगी। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे ये फेवर चाहूंगा, जैसे मैंने आज तक क्लासेस ली है, कि मैं कोई भी क्वेश्चन आपको यहां कराऊं तो पहले मैं क्या करूंगा, उसको आपको ट्रिक तरीके से बता दूंगा। क्योंकि देखो चैप्टर थोड़ी करवा रहे हैं अपन, ये मॉक टेस्ट की बात चल रही है। चैप्टर के लिए तो आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, मैं आपको रेफरेंस बताता रहूंगा, आप वहां जाकर के उसको डिटेल में देख लो। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके बात करें बेईमान दुकानदार, ये बेईमानी के ऊपर मैंने 3 तरह की बेईमानी बता रखी है और तीनों तरह की बेईमानी के क्वेश्चंस अवेलेबल है। बेईमानी करने के लिए नहीं कह रहा, क्वेश्चंस आते हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए। जरा देखिए, 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अगर बात करूं तो यहां पर 3/8 नजर आ रहा है, 37.5 यानी कि सी ऑप्शन है। कितनी देर लगेगी? जितनी देर प्रश्न को पढ़ने में लगती है, जितनी देर प्रश्न को पढ़ने में लगती है आप इस प्रश्न को करेंगे कैसे, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखो मैंने जब प्रॉफिट एंड लॉस सिखाया था तो 2 बातें बताई थी। पहली, हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। दूसरी, मैंने कहा था कि प्रॉफिट और लॉस उस क्वांटिटी पर कभी नहीं होता जो एक दुकानदार खरीदता है, बल्कि वो उस क्वांटिटी पर कमाता है जो वो बेचता है। और ग्राहक लाभ और हानि कमाता भी नहीं है, ये तो उसके लिए होती है लाभ और हानि जो बेचता भी है और खरीदता भी है, यानी कि दुकानदार। ग्राहक तो खरीदता है और उसको कंज्यूम कर लेता है। अब आप एक बार देखिए, एक बार आपको समझाने के लिए बताता हूं, एक बार के लिए। अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस किसी चीज की 100 रुपए मान ली जाए, सपोज, एक बार समझना, बात को ध्यान से समझिएगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान ली जाए, आपको किसी भी चीज के लिए, ऐसे नहीं करना, लेकिन आपको एक बार कॉन्सेप्ट एक बार के लिए बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पहला ही क्वेश्चन है। अगर हम ये मान लें कि हम किसी भी चीज को गणित में या तो 100 मानते हैं या 1 मानते हैं, और आपको बता रखा जब एक ही चीज हो तो 100 मानना चाहिए और ढेरों चीज हो तो फिर आपको 1 मानना चाहिए, वो सारे चैप्टर्स में अवेलेबल है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो 10% लाभ पर बेचता है, ये डिटेल्ड मेथड है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है बताओ? 110 रुपए। भाई अगर 100 रुपए में खरीदता है और 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है तो 110 में बेचता है। मैंने इसमें 3 केस करवा रखे हैं आपको, एक बार नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचने का, एक बार प्रॉफिट में बेचने का और एक बार लॉस में बेचने का। 3 ही केस बनते, तीनों करवा रखे हैं। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन वो 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही तोलता है। तो मैं एक बात बताता हूं आपको, मुझे एक बात बताइए, जो सेलिंग क्वांटिटी है वो सेलिंग क्वांटिटी कितनी है? 800 ग्राम। तो मुझे एक बात बताइए, आप विजुअलाइज कीजिए, मेरी क्लासेस में अक्सर मैं बोलता हूं, कल्पना कीजिए, एक बार आप अपने आप को दुकानदार मानिए। आपने 1 किलो की जगह कितना ग्राम तोला है? 800 ग्राम। 1 किलो की जगह कितना तोला है? 800 ग्राम। तो आप जरा देखिए, 800 ग्राम तोलेंगे तो जितना आप बेच रहे हो वो तो 800 ग्राम है, उसकी मुझे कॉस्ट चाहिए, उसी की मुझे सेलिंग चाहिए। तो अगर 100 रुपए किलो खरीदते हो तो इसकी कॉस्ट आती है 80 रुपए और सेलिंग आती है कितनी बताइए? आपके 800 ग्राम की 110 रुपए, क्योंकि आपने तो उससे 110 रुपए ले लिए। यू हैव ऑलरेडी चार्ज 110 रुपीज, क्योंकि ग्राहक को थोड़ी पता है कि बेईमानी कर रहे हैं। ग्राहक को अगर पता होगा तो बेईमानी थोड़ी करने देगा, ये तो दुकानदार को पता है। तो आपने कहा ग्राहक को कि मैं 100 रुपए की लाया हूं, 10 रुपए कमा रहा हूं, देख 10% का फायदा है, 110 में बेच रहा हूं। बेचने 110 रुपए ले लिए, लेकिन जो उसको चीज दी वो वाकई में 800 ग्राम थी, तो उसकी लागत 80 रुपए थी। तो फायदा कितने रुपए का हुआ? 30 रुपए का फायदा हुआ। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस पर। 30/80 यानी कि 3/8। किसी भी चीज का आंसर प्रतिशत में निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको यह सीखने के लिए मैं जब करवाता हूं तो परसेंटेज पहले करवाता हूं, क्योंकि आपको 1/2 से लेकर 1/16 तक की वैल्यूज पता होनी चाहिए। 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 कितना होगा? 37.5%। अब एग्जाम में कैसे करते हैं जरा देखिए, 10% लाभ पर बात हो रही है, 10% लाभ पर बात हो रही है, और मैं डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, इसको शॉर्ट में बात कर रहा हूं कि 1/10, आप चैप्टर में जाओ वहां सब कुछ मिल जाए आपको। 1/10 लाभ है, यानी कि सीपी अगर 10 है तो एसपी 11 है। सीपी 10 है तो एसपी कितना है बताओ? 11 है। लेकिन सीपी 10 किसका है? 1 किलो का। मुझे सीपी किसका चाहिए? 800 ग्राम का, तो मुझे 8 ही मिलेगा।
वो आप चैप्टर में डिटेल में देख सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी 800 ग्राम बेच रहे हो उसका कॉस्ट प्राइस का रेशो 8 है और सेलिंग प्राइस का रेशो 11 है, और जो डिफरेंस है 3 वो क्या है, फायदा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे? तो यहां पर आंसर आएगा 37.5%, 37.5%। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लिखा है आपको 14,100 रुपए, 14,100 रुपए के 3 भाग इस प्रकार से किए जाए कि पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 4 गुना और तीसरे भाग का 5 गुना आपस में बराबर हो। पहला भाग क्या होगा? मैं ऐसा मान लेता हूं समझाने के लिए कि तीनों भाग x, y और z है। ये तीनों भाग x, y और z है। अब देखो, कई बार बच्चों को लगेगा कि सर इसको थोड़ा और डिटेल में बताओ, तो फिर डिटेल में बताने में तो फिर हम चैप्टर में चले जाएंगे ना। आपको मैं क्या कह रहा हूं, आप जाओ प्रॉफिट एंड लॉस पर, उसमें थंबनेल पर लिखा हुआ है क्या कि डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमानी के सवाल, एरर के सवाल, त्रुटि के सवाल, उनमें ये चीजें आपको डेप्थ में मिल जाएगी। बेहतरीन तरीके से मैंने इसके शॉर्टकट्स बता रखे, और शॉर्टकट्स में कभी भी डायरेक्ट देता ही नहीं हूं, मैं पहले उसको एक्सप्लेन करता हूं कि कहां से निकल कर आया, तो आपको अच्छा समझ में आता है। जरा देखिए, मैंने ऐसा बोला कि ये 3 भाग हम मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड। हमने ये मान लिया ये 3 भाग हैं एक्स, वाई और जेड। तो इसका कहने का क्या मतलब है, पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 4 गुना और तीसरे भाग का 5 गुना आपस में बराबर है। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका रेशो मुझे चाहिए एक्स, वाई और जेड का। और आपको मैंने बहुत ही सरल सा तरीका बताया, दुनिया में इससे अच्छा तरीका ही नहीं होता। मैंने कहा अगर आपको एक्स का रेशो चाहिए तो जो एक्स के अलावा बचे रहे उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा बताइए, 20। अगर आपको वाई का रेशो चाहिए तो 5 मल्टीप्लाई 3 करो 15, और जेड का रेशो चाहिए तो आप एक्स और वाई को करो 12। बात खत्म। एक्स, वाई और जेड के रेशो आ चुके हैं, और ये रेशो आ चुके हैं तो बांटने में कोई तकलीफ नहीं है। इन रेशो का टोटल आ रहा है 47, और रेशो जब हम पढ़ते हैं तो रेशो की चाबी होती है, रेशो में एक का मान पता होना चाहिए। 47 की वैल्यू कितनी है, 14,100। यहां देखिए 35, 47, तो 47 ये पूरा पूरा 3 बार कट रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो रही है बताइए, 3,000। 47 का 3 गुना 141 ही होता है, तो ये एक की वैल्यू 300 है। सॉरी, कितनी है, 300, क्योंकि 3 बार कट रहा है, 300। एक की वैल्यू 300। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया पहला भाग, तो पहला भाग कितना है, 20। 300 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा, 6,000। कितना होगा, 6,000। ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत तरह से रेशो में क्वेश्चंस बनते हैं, तो रेशो का आप पार्ट जरूर देखिएगा। रेशो, परसेंटेज, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीजें हमारी फाउंडेशन बनाती है। हमारी कैलकुलेशंस, रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, आपको डेसिमल फ्रैक्शंस में देखना, एलसीएम, एचसीएफ की बात करना, ये सारी चीजें हमने बहुत ही बारीकी से कर रखी है। चलिए आगे बात करें तो आपको क्या करना था, एक्स का रेशियो निकालना है तो वाई और जेड को मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। वाई को निकालना है तो एक्स जो बच गए दोनों उनको करना है, और जेड है तो बाकी दोनों को करना है। ये सीधा, और वरना क्या करते, ये बराबर रखते मैं क्या, कांस्टेंट के, फिर एक्स की वैल्यू 1/3, 1/4, अरे घूम फिर कर पहुंचते ही, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता। आप हर क्वेश्चन में ये जरूर देखिएगा कि दुनिया में इससे बेटर तरीका हो सकता है क्या, और हो सकता है तो वही करना है। और मेरे को ऐसा भरोसा है कि जो मैंने सेशंस ऑलरेडी ले रखे हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है डिवोशन के, उनमें हर क्वेश्चन अपने आप में सर्वोत्तम तरीके से किया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 पर आ जाइएगा, क्या कह रहा जरा देखिए। इसने कहा अलग अलग समय पर 2 पाइप और सिस्टम आपके सिलेबस में है। किसी टंकी को भरने में क्रमशः, मतलब टाइम एंड वर्क में है वैसे तो ये, लेकिन आपके ग्रुप डी में तो अलग से लिख कर दिया उन्होंने सिलेबस में, पाइप एंड सिस्टम। तो 2 पाइप किसी टंकी को भरने में 3 घंटे और 4 घंटे का समय लेते हैं, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 4.8 घंटे में खाली कर सकता है, 4.8 आवर्स में खाली कर सकता है। पूरी तरह से टंकी खाली करने में तीनों पाइप्स को एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 4.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 4.5 घंटे। तो 0.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 30 मिनट। ये ध्यान रखना, क्योंकि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है, तो 0.1 घंटे का मतलब क्या हुआ, 6 मिनट हुआ। ये ध्यान रखने की बात है। अब इसको हम कैसे करते हैं, आप पाइप एंड सिस्टम देखिए, मैं तो बार बार यही कहूंगा, तो मैंने आपको इसको करने के 2 तरीके बता रखे हैं।
जो मेरा फेवरेट तरीका वो क्या है, वो ये है कि पहला पाइप आपका इनलेट है वो 3 घंटे में भर सकता है टंकी को, दूसरा जो पाइप है वो भी इनलेट है वो 4 घंटे में भर सकता है टंकी को, और जो तीसरा पाइप है वो क्या है बताइए, वो 4.8 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, आउट कर सकता है। तो हम हमेशा क्या करते थे, इन तीनों का एलसीएम लेते थे, और जो इन तीनों का एलसीएम होता था वो वर्क मान लेते थे। एलसीएम और एचसीएफ भी एक चैप्टर है, उसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो मैंने करवा रखा है, देखो। तो हम क्या करें, इनका एलसीएम तो 12 नजर आता है, 12 में लेकिन ये डिवाइड नहीं होता, तो वैसे एलसीएम करने के जो मेथड्स हैं वो तो आपको बताइए, लेकिन मैंने आपको कहा वो मेथड्स हमें यूज नहीं करने, हमें इन जनरल देखना फटाफट से। तो आपको क्या करना चाहिए, अक्सर सबसे बड़ी संख्या लो, उसका मल्टीपल करते चले जाओ और वहां रुक जाओ जहां वो डिवाइड होता है। ये 12 है, 4.8 का 10 गुना 48 होता है, क्योंकि 12 में तो जाने वाला है नहीं है, लेकिन अगर 10 गुना 48 होता है तो 48 का आधा 24, 24 में ये 5 बार चला जाएगा, एलसीएम 24 ले सकते हैं। तो 24 क्या माने अपन, यूनिट्स, 24 यूनिट्स अपन क्या मान लेते हैं, वर्क मान लेते हैं। या आप ऐसा मान लीजिए, यहां पर ये टंकी है ना, तो 24 लीटर को बोलते हैं अपन, जब टंकी है तो अपन ये मान लेते हैं ये टंकी 24 लीटर की है। 2 तरीके बताए थे, उसमें से एक तरीका ये था। 24 लीटर की अगर टंकी है, इसकी एफिशिएंसी है ये 3 घंटे में टंकी को भर सकता है, और ये टाइम है, ये एफिशिएंसी तो अब निकालते हैं अपन। तो 3 से मैं क्या करूं, 8 लीटर, इसकी एफिशिएंसी होगी 8 लीटर पर आवर, क्योंकि 3 घंटे में तो पूरी टंकी भर सकता है, ये 4 में भर सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 6 लीटर पर आवर, ऐसा भर सकता है, और ये 4.8 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये 5 बार चला जाएगा, तो ये 5 लीटर पर आवर खाली कर सकता है। अब आप देखिए, ये तीनों पाइप एक साथ अगर काम करेंगे तो क्या होगा, 8 + 6 14, 14 - 5 यानी कि 9 लीटर भर पाएंगे। कितने भर पाएंगे बताओ, 9 लीटर। मेरी बात समझ पा रहे भाई, एक घंटे में, यहां घंटे की बात हो रही है, आवर्स की बात हो रही है, तो 1 घंटे में ये भरेगा 8 लीटर, ये भरेगा 6 लीटर, और ये भरेगा, ये खाली करेगा 5 लीटर। और तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 1 घंटे में काम कितना हो रहा है, 8 + 6 14, 8 + 6 14 - 5 यानी कि 9 लीटर पर आवर काम हो पा रहा है। तीनों को खोल दूं तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है, टंकी की एफिशिएंसी कितनी मानी, कैपेसिटी सॉरी 24 लीटर, और 1 घंटे में कितना हो पा रहा है, 9 लीटर। 3 से काट सकते हैं, 8/3 यानी कि 2 सही 2/3 घंटे, और यहां 2 सही 2/3 नहीं लिखा तो आप लिखेंगे 2 घंटे 40 मिनट, क्योंकि 2/3 घंटे का मतलब क्या होता है, 40 मिनट। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? तो यहां पर हम बात करें तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि 3 घंटे 4 घंटे 4.8 घंटे में ये इनलेट है भरता है, ये भी भरता है, ये खाली करता है। तो तीनों का जो एलसीएम है वो हमने वर्क मान लिया, ये वर्क मान लिया, तो ये एफिशिएंसी निकल कर आ जाती है, और एफिशिएंसी निकल कर आएगी तो 1 घंटे की एफिशिएंसी क्या है, 9 लीटर, और पूरी टंकी 24 लीटर की है, तो 24 में अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो यहां आपको मिलेगा 2 सही 2/3 घंटे में, यानी 2 घंटे 40 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा, उसने प्रिंसिपल दिया, आप समझ सकते हैं ना, अपन बहुत ज्यादा धीमे नहीं चल सकते, केवल अपने 3 क्वेश्चन किए हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो मैं आगे से थोड़ा सा फास्ट ही चलूंगा। और एक और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग, मैं ओपिनियन चाहता हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये 45 मिनट की क्लासेस लो, आप बहुत बड़ी मत लो, अपन डिटेल में बात करेंगे तो बड़ी तो हो जाएगी। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि एक मॉक टेस्ट को अपन एक ही पार्ट में करें या 2 पार्ट में करें, यानी एक मॉक टेस्ट के 2 पार्ट भी कर सकते हैं, आधा पार्ट एक दिन, आधा पार्ट अगले दिन, ऐसा भी कर सकते हैं। बट मेरी राय में तो एक साथ करना ज्यादा बेहतर है। रिकॉर्डेड सेशन है, आप भी तो आधा देख सकते हो ना आपके हिसाब से। इधर देखो, बहुत जल्दी से देखो, 1 साल 4 महीने ब्याज की दर है 1/9। 1 साल 4 महीने का ब्याज चाहिए, 1 साल का, पहले साल का ब्याज क्या बनेगा, 1/9, 9 81 9,000 रुपए, पहले साल का ब्याज 9,000 रुपए। दूसरे साल का ब्याज आपको समझा रखा है, 4 महीना नहीं निकाल सकते आप, आपको दूसरे साल का पूरा देखना पड़ेगा, उसका 1/3 करेंगे, अगर 3 महीना होगा तो 1/4 करेंगे,
अगर 12 महीने एक ही महीना होगा तो 12वां हिस्सा करेंगे, बट हमेशा अगले साल का पूरा चाहिए। तो अगले साल का पूरा कैसे निकलेगा? अगले साल का पूरा हमेशा आपको सिखाया कैसे निकलेगा कि ये 9,000 तो आएगा ही आएगा, पिछले साल का ब्याज तो आएगा आएगा, इसका 1/9 और आ जाएगा। इसका 1/9 कितना होता है? 1,000। तो पूरे दूसरे साल का ब्याज होगा 10,000 रुपए। लेकिन मुझे तो इसको तीसरा हिस्सा ही चाहिए, क्यों? केवल 4 महीने। तो ये बनेगा 3,333 सही 1/3 रुपए। तो आपको टोटल मिलाकर बोला गया, क्या बोला गया कि 1 साल 4 महीना, तो पहले साल में 9,000 और ये जोड़ दो 12,333 रुपए 33 पैसे, क्योंकि 1/3 ऑप्शन में है नहीं। आंसर दीजिएगा बी। जब भी कुछ ऐसा मिलता है, और ये फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए, जब भी आपको मिलता है 1 साल कुछ महीना, 2 साल 2 महीना, तो 2 साल का तो निकाल दो, फिर तीसरा साल पूरा चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने जितना बढ़िया सिखा रखा है उससे ज्यादा शायद अच्छा हो नहीं सकता। आप देखिए, आपको मजा आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए, 5 नंबर। उसने कहा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा, आपके दिमाग में बैठना चाहिए, जैसे पता लगे विपरीत दिशा चालें जुड़ जाएंगी, सेम दिशा चालें घट जाएंगी, और लंबाइयां तो हमेशा ही जुड़ती है। तो उसने कहा कि ट्रेन की चाल है विपरीत दिशा से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते एक मनुष्य को कितने समय में पार कर लेगी? टाइम निकालना है। अगर मैं बात करूं तो आदमी की तो लंबाई कुछ होती नहीं है, 0। अगर ये प्लेटफॉर्म को पार करती तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ते, ये दूसरी ट्रेन को पार करती तो दूसरी ट्रेन की लंबाई जोड़ते। अब यहां पर सिर्फ एक ही ट्रेन है, तो लंबाई तो हो गई कितनी बताइए? 210 मीटर। चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो चालें जुड़ेंगी, और चूंकि लंबाई मीटर में है तो चाल भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो 65 प्लस क्या बताइए? 25, आपकी चाल हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। क्यों आया 25 मीटर पर सेकंड? क्योंकि आपको मालूम है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, कैसे, सारी बारीकियां मैंने बता रखी है पहले। इधर 18 का टेबल टल चलता है, ये 18 का 5 गुना, तो ये 5 का 5 गुना, सीधा 25 से डिवाइड कर दीजिए। 25 से 8 बार जाता पूरा 200, बचा 10, और 10 में करेंगे तो 0.4 आएगा। 8.4 यहां पर कोई बात नहीं, 210 मीटर ही है ना, 210 है, और यहां पर 25 है, कोई बात नहीं। ये 25 पूरा 200 तक जा रहा है 8 बार, और 8 के बाद में कितना बच रहा है? 10, और 10/25 कितना होता है? 0.4, 8.4। ऑप्शंस में ये गलती है, 8.4 कर दो इसको, पहले ऑप्शन को। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? प्रिंटिंग एरर है, कोई बात नहीं, 8.4 आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न। जरा देखिए, एक परीक्षा में 75% छात्र गणित में, ये अपन मॉक टेस्ट कर रहे हैं, इसको क्लास की तरह नहीं करेंगे, इसको मॉक टेस्ट की तरह करेंगे, वरना ये 3 घंटे में भी पूरा नहीं होगा। 75% छात्र गणित में, जबकि 45% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए। अब ये तो होता ही नहीं है दुनिया में, 100% से ऊपर कैसे हो सकता है? तो जब मैंने आपको परसेंटेज सिखाया तो आपको बताया था कि अगर ये 100 से ऊपर जा रहा है तो जितना 100 से ऊपर जा रहा है उतना कॉमन है। इस क्लास के 75% छात्र ग्रुप ए, और इसी क्लास के 45% छात्र ग्रुप बी। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। 100% से ऊपर होता ही नहीं है, यानी कि 20% क्या है बताइए? कॉमन है। 100 छात्र दोनों ही विषयों में सफल हुए, तो यह पता लग गया कि जो कॉमन है 20%, इनकी संख्या 100 छात्र है। और आपको मालूम है अगर 20% की संख्या 100 छात्र है तो कुल मिलाकर छात्र यहां पर कितने बताइए? 500 छात्र, क्योंकि 20% 100 है तो 100% 500। पूछा क्या है? सिर्फ गणित में कितने छात्र सफल हुए, ये ऊपर सफल बता रखे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा 75% छात्र गणित में सफल हुए और 45% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए। लेकिन सावधान, एक बहुत बढ़िया शब्द है, देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास ओनली मैथ्स। गणित में पास होना अलग बात है और केवल गणित में पास होना अलग बात है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, गणित में अगर पास होने की बात करता तो 75% सही था, लेकिन केवल गणित में बात करेगा तो 75 में से आपको 20 घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है
20% कॉमन है। अगर मैं लिखने चाहूं आपको सिखाने के लिए तो ओनली मैथ्स की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 55%। मैं बात करूं ओनली इंग्लिश तो 45 में से 20 घटाइएगा 25%। ये केवल मैथ्स है, ये केवल इंग्लिश है, और मैथ्स और इंग्लिश में कॉमन कितना बताइए, 20%, और ऐसे करके मिलेगा कितना बताइए, 100%। ये टाइप मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, तो आपको दिख रहा है 20% का मतलब 100 बच्चे होते हैं, 1% का मतलब 5 बच्चे होते हैं। तो केवल गणित में कितने बताइए, 55%। तो 55 को 5 से गुना करेंगे तो 275 आएगा। तो केवल गणित में जो होने वाले बच्चे हैं वो हैं 275। इसमें क्या है, बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा गलती क्या कर जाते हैं कि वो गणित में निकाल देते हैं, जबकि उसने गणित ही नहीं पूछा, उसने केवल गणित पूछा है। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां प्रश्न, कौन सी संख्या इसका वर्गमूल है? वर्गमूल के मैंने आपको ऑलरेडी सेशन ले रखे हैं, 36864। मैंने आपको समझा रखा है कि अगर यहां पर डेसिमल नहीं है, अगर यहां पर नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो आप ये तरीका अपनाएंगे, वरना हमें डिवीजन मेथड की कोई जरूरत नहीं है, फैक्टर मेथड की कोई जरूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे वर्गमूल? मैंने कहा सबसे पहले इसके 2 हिस्से करेंगे, दाएं से 2 और बाकी ये जो बच गया वो, ये सिखा रखा है मैंने। फटाफट चलते हैं अपन। ये किन 2 संख्याओं के बीच में है? ये 19 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में। 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, तो हमेशा छोटा वाला लेना, ये आपको पता है। अब इसके आगे एक डिजिट और चाहिएगा। अगर यहां पर 4 है तो 4 कैसे आ सकता है, या तो 2 के स्क्वायर से या फिर 8 के स्क्वायर से, यानी कि या तो 192 आएगा या 198 आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। कौन सा आएगा? तो आपको पता है ये 19 का स्क्वायर 19 के स्क्वायर से ज्यादा है 368, और ये 20 के स्क्वायर से कम है। और आपको पता है हम हमेशा छोटा वाला लेते हैं, और हम हमेशा देखते हैं कि जो ये संख्या हमारी 368, ये किसके पास में? 368 19 के स्क्वायर के पास है कि 20 के? 19 के पास में। तो छोटे के पास में तो छोटा आने वाला है, यानी कि 2 आने वाला है, यानी कि 192 ऑप्शन नंबर ए आंसर है। डिटेल में देखने के लिए आप सेशन देख लीजिए स्क्वायर रूट का। क्वेश्चन नंबर 8, एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार भिन्न 4/5 होता है, तो मूल भिन्न कितनी है? 2 तरीके करने के, गणित में कोई भी प्रश्न एक तरीके से तो होता ही नहीं है, 2 तरीके तो होते ही होते हैं। पहला तरीका मैंने यह बताया था कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप ऑप्शन उठा लो, हर और अंश को जैसा वो कह रहा है वैसा कर लो, और वैसा करने से जो वो कह रहा है वैसा हो गया, वो ऑप्शन सही। जैसे देखो, उसने कहा अंश को 20% बढ़ाना है और हर को 25% बढ़ाना है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है, अगर इसको मैं 20% बढ़ाऊं, अंश को 5/3 है, आपको अगर यहां पर इसको 20% बढ़ाना है, 1/5, तो बढ़कर 6 हो जाएगा, और इसे 25% बढ़ाना है तो यानी कि चौथा है 3.75 हो जाएगा। क्या ऐसा करने से 4/5 मिल रहा है? ना ना ना, 4/5 मिल ही नहीं रहा। ये 4 और 5 होता तो ये 5 बार कट रहा है, तो ये 4 बार कटना चाहिए। तो यानी कि ये बड़ा और ये छोटा, ये तो उल्टा हो रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 4 तो रेशो में अगर है तो फिर ऊपर छोटा होना चाहिए ना। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन 5/6, अंश को 20% बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाना है तो ये 6 हो जाएगा, और हर को 25% बढ़ाना है, इसका चौथा है 1.5 जोड़ो तो 7.5 हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो 60/75 दिख रहा है, 15 से काटो 4/5। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन 5/6 बिल्कुल सही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मैंने आपको बहुत प्यार से सिखा रखा है फ्रैक्शंस नाम के चैप्टर में। सबसे पहला अच्छा तरीका तो ये है। दूसरा बेकार तरीका वो क्या हो सकता है? हम वो भिन्न को मान सकते हैं x/y, हम भिन्न को मान सकते हैं x/y। जब ये 20% बढ़ेगी तो हो जाएगी 120%, 120/100 मैं 6/5 बोल सकता हूं, और जब ये 25% बढ़ेगी हर, तो हो जाएगी 125/100 मैं 5/4 बोल सकता हूं, और ऐसा करने से क्या होगा, ये हो जाएगी 4/5। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यहां मैं बात करूं आपसे तो ये देखिए 6 4 24, भाई मैं जब सिर्फ मुझे x/y चाहिए, तो ये क्या दिख रहा है मेरे को, ये 24/25 दिख रहा है, ये 24 बटा क्या दिख रहा है 25। जब मैं x/y इधर रख लूंगा और बाकी सब उधर ले जाऊंगा, क्योंकि ऊपर की ऊपर ये क्या है 24 और नीचे क्या है 25, तो जो 24/25 है वो क्या हो जाएगा 25/24, क्योंकि जब साइड बदलेंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा।
ये 5 बार कट रहा है और ये क्या कट रहा है बताओ, 4 से 6 बार कट रहा है। तो x बटा वाई की वैल्यू क्या है, 5 बटा 6, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मेरी राय में ज्यादा अच्छा ये रहता है कि हम ऑप्शन मेथड से करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 5 बटा 11 को दशमलव रूप से देखिए, डेसिमल फ्रैक्शंस के मैंने शायद 2 सेशन ले रखे हैं, आप जरूर देखिएगा, बहुत ही डिटेल में बता रखा है, चारों पांचों तरह के जो सवाल बन सकते हैं वो सब कुछ। 5 बटा 11, 11 4 44, सभी में 4 है, 6 बच रहा है मेरे पास, 11 5 55, तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। और 55 के बाद 5 बच रहा है, तो 11 4 वापस 44 और 6 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा एक बार सब लोग, अगर मैं 5 बटा 11 की बात करता हूं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या कर रहे हैं, दशमलव कितनी बार जाने वाला है, 4 बार, 4 बार जाने वाला है 44 तक, तभी तो जीरो लगाओगे, तभी दशमलव लगाया। 50 बनाने के लिए बचा कितना, 6 का मतलब है 55 बार चला जाएगा, बचा 5 बचा, तो वही बच गया जहां पर थे, तो फिर क्या होगा, वही 4 बार जाएगा, वही 5 बार जाएगा, वही 4 बार, वही 5 बार, और ये रिपीट होता रहेगा। और जहां रिपीटेशन शुरू हो जाता है जिस पार्ट पर, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, ये बार लगा देते हैं, और यही हमारा आंसर होता है। दिस इज द राइट आंसर। और इसकी आप, तो ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर क्या बताइए, बी। और इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं जड़ तक, तो 2 सेशन अवेलेबल है, उसमें आप जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। ये आपका बोर्ड मास का सवाल है, आपके एग्जामिनर ने बोर्ड मास लिख कर दिया है सिलेबस के अंदर, पर्टिकुलरली बोर्ड मास के ऐसे सवाल खूब आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट सबसे पहले होगा, ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। केवल नंबर सिस्टम पर आधारित मैंने करीब करीब 10 सेशंस ले रखे हैं, केवल नंबर सिस्टम के, सिंप्लीफिकेशन के, इन सब चीजों के। तो सबसे पहले अधिकार बनता है इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का। ब्रैकेट के बाद ऑफ अगर होता तो वो करते, और फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, अगर इस क्रम को तोड़ा तो परिणाम गलत आ जाएंगे। अब इधर देखिए, केवल इस ब्रैकेट की बात करूं तो इसमें पहले डिवीजन करना पड़ेगा, तो 5 से काटो 7 बार, ये माइनस नहीं कर रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर वाला कर रहा हूं, उसमें पहले कर रहा हूं, फिर जो बच गया ब्रैकेट के अंदर होगा। 51 में से 7 घटाओ तो 44 आ जाएगा, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 44। अब सुनो भाई, ये 7 है, 7 इसमें से कम किया तो 44 आया। अब यहां पर डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खत्म हो गया, लेकिन आप अब डिवाइड मल्टीप्लाई पहले नहीं कर सकते, आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड आप कर सकते हैं, तो डिवाइड ये वाला भी कर सकते हैं और वो वाला भी कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं। तो आप 4 से डिवाइड करो तो ये पूरा क्या हो गया, 11। अब आपको ध्यान रखना है इस बात का बहुत अच्छे से, 18 नीचे आएगा क्योंकि डिवाइड करना है आपको, तो 18 7 126 होता है, और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 77। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगर आपने क्रम को गड़बड़ी की तो उत्तर गलत आना तय है। दोबारा देखिएगा, ये कटा 7 बार, 51 में से 7 घटाइए तो क्या मिलेगा, 44। तो ये वाला पोर्शन है 44। 44 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि अब क्या आ रहा है, 126 डिवाइड 18 मल्टीप्लाई 44 डिवाइड 4, ऐसा मिल रहा है। आप ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप या तो ये डिवाइड कर लें या ये कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला करना चाहे तो भी दिक्कत नहीं है। ये 7 आ गया और ये कितना हो गया, 11। तो 11 को 7 से करो तो क्या आएगा बताइए, 77। आप क्रम को तोड़ नहीं सकते, वरना उत्तर कुछ का कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या बोल रहा है। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 22 दिनों में कर सकता है। काम कितने दिनों में समाप्त होगा यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करें और ए काम को शुरू करें? तो आंसर आएगा 20 सही 10/11, 20 सही 10/11 सी। मैंने आपको ये ऑल्टरनेटिव वर्क वाले सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यार से सिखा रखे हैं, मेरी तरफ से तो प्यार से सिखा रखे हैं। अब देखो क्या है, अगर कोई भी 2 लोग काम करते हैं और दोनों के बीच अंतर 2 होता है और दोनों इवन है और ऑड है, तो भी सारे तरीके बता रखे हैं आपको बता रखा है। अगर ए शुरू करे तो काम का आंसर कैसे आता, 20 सही 20/22। और कोई भी चीज मैंने डायरेक्ट नहीं दी है, लेकिन जो चीज मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं तो उसको मैं अभी मैं डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर ए शुरू करेंगे तो ऐसा होगा, और अगर बी शुरू करता तो 20 और 21, 20 और 22 के बिल्कुल मिडिल में एवरेज आप निकालते तो 21 आंसर आता। चूंकि यहां पर ए शुरू करता है तो ऑप्शन सी होगा 20 सही 10/ए सही A/B, यानी 20 सही 10/11 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएगा,
उससे पूछा HCF ऑफ 144, 288, 396, इन तीन संख्याओं का HCF कैसे निकालना है। मैंने आपको दो मेथड ऑलरेडी सिखा रखे हैं, आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको तीसरा मेथड की बात करूं, अगर ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये तीन नंबर हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिए मेरी बात को। पहली बात तो ये कि एलसीएम और एचसीएफ के जो एक या दो सेशन है वो आपको देखने चाहिए बारीकियां सीखने के लिए। अगर मैं यहां देखूं तो इन चारों में से कोई ना कोई आंसर है। एचसीएफ का मतलब क्या है, वो सबसे बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। और एलसीएम क्या होती है, एलसीएम खुद वो सबसे बड़ी संख्या होती है जिसके अंदर उन तीनों चारों का भाग चला जाए, जिसका वो एलसीएम है। दोनों में ये बेसिक फर्क है। तो मैं यहां बड़ी संख्या उठाऊं अगर 72 चेक करने के लिए, तो 72 का दुगना होता है, इसमें जाता है। 144 में जाता है तो 144 के मल्टीपल में भी जाएगा, ये दुगना है। 72 इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं यहां देख पा रहा हूं तो दोनों में अंतर 108 का है, तो 72 अगर इसके अंदर जा रहा है तो इसमें नहीं जा पाएगा, क्योंकि 108 में तो डिवाइड होता ही नहीं है। या तो 72 का अंतर होता या 144 का होता, यह नहीं हो पाएगा। इससे छोटा 48 है। 48 अगर मैं बात करूं, 48 का 3 गुना 144 है, इसमें जाता है, इसमें जाएगा तो इसमें भी जाएगा। दोनों का अंतर 108 है, तो 108 में तो 48 डिवाइड नहीं होता, इसमें नहीं हो पाएगा। इससे छोटा 36 है। 36 का 4 गुना ये है, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा तो इसमें भी जाएगा। और अब जो अंतर 108 था उसमें 36 चला जाएगा। आंसर क्या होगा, सी। अगर कभी फंस जाए, अटक जाए, ऐसे समझ में ना आए तो भी फैक्टर मेथड तो नहीं करना। तो कैसे करना होता है, जल्दी से देखो कैसे बताया था आपको। 144, 288 और 396। अगर हम फंस जाएं तो दूसरे नंबर पे मेथड रहेगा डिवीजन मेथड। आपको यह तरीका सिखाया था कि आप ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जिसका इन तीनों में भाग चला जाए, और ऐसा ही नंबर चाहिए जो तीनों में भाग जाए। क्या मैं 12 से काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। 12 12 144, 12 से 2 और 4 और 12 से 3 और 3, बिल्कुल काट सकता हूं। अगली कोई संख्या जो तीनों में जाए, जैसे मैं 4 से बात करूं तो इस 2 में जाता है, इसमें नहीं जाता, तीनों में जाना चाहिए। तो 3 से मैं जा सकता हूं 4 बार, 6 बार, सॉरी 8 बार और 11 बार। अगली ये 3, ये 4, 8, 11, ऐसी कोई संख्या नहीं मिलती मुझे जो इन तीनों में चली जाए, ये संभव ही नहीं है। 4 इन दोनों में जाता है, इसमें नहीं जाता, काम खत्म। ये जो आ गया यही क्या है बताइए, एचसीएफ है। 12 मल्टीप्लाई 3, आंसर क्या होगा बताइए, 36। और मैं बिल्कुल मेरा पंचलाइन यही रखूंगा इसके लिए। डिटेल में देखने के लिए इसका वीडियो देखें, इसका सेशन देखें, हर बारीकी को जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइएगा, सॉल्व कीजिए। क्या करना है, ये रूट के अंदर सर्ट्स और इंडाइसेस में आपको मैंने एक नियम बताया था, ध्यान से सुनना। मैंने कहा था जब भी प्लस माइनस हो, जब भी प्लस माइनस हो तो केवल एक चाबी बनती है, क्या, रूट के अंदर वाली चीज एक समान होनी चाहिए, तभी घट और जुड़ सकता है, वरना नहीं जुड़ेगा। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर की बात की थी, सब सेशंस में अवेलेबल है। इधर देखो, चाबी क्या बनाऊं, ये रूट 3 को मैं नहीं तोड़ सकता, इसके अंदर 3 लाऊं तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, 9 मल्टीप्लाई 3। अंदर के अंदर क्या कह सकता हूं, क्योंकि मेरे को जब तक रूट के अंदर वाली चीज एक जैसी नहीं है तब तक मैं, अगर मैं कहूं 17 रूट 3 माइनस 10 रूट 3, तो मैं कह सकता हूं इसको 7 रूट 3। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर वाली चीज एक जैसी है। ये मैंने बता रखा है आपको, केवल कब, जब जोड़ने और घटाने की बात होती है। तो मैं अगर रूट 3 इसको तोड़ नहीं सकता, इसको मैं अंदर कह सकता हूं 9 मल्टीप्लाई 3, और 9 को मैं आजाद करूंगा तो ये 3 रूट 3 हो जाएगा। और इसी तरह से इसमें रूट 3 लाऊं तो 25 मल्टीप्लाई 3, मेरा फोकस 25 पर नहीं 3 पर है, तो 25 को आजाद करूं तो 5 बाहर आएगा, और इसको मैं कह सकता हूं 10 रूट 3। क्यों, क्योंकि ये 25 मल्टीप्लाई 3 है, 25 से 5 आजाद हुआ, 5 को बाहर लाए तो 10 हुआ, और अल्टीमेटली क्या बना, 21 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 माइनस 10 रूट 3, तो ये माइनस का कितना है, 13 रूट 3, और ये 21 है, 8 रूट 3 बच गया मेरे पास। तो 8 रूट 3, ये ऑप्शंस में कुछ गलती हो गई लिखने में, ये 8 रूट 3 कर लीजिए इसको, 8 रूट 2 नहीं, प्रिंटिंग एरर है, कोई बात नहीं, या इसको ठीक कर लेंगे। आप कमेंट मत करना इसके लिए, बी ऑप्शन लिख लो,
क्या लिखोगे? 8√3। इसका सही आंसर होगा 8√3। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि दी हुई है और अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ी रोड बनाई जाती है। रोड का क्षेत्रफल क्या है? आपको वर्ग के अंदर बाहर रास्ते बनाना, आयत के अंदर बाहर रास्ते बनाना और सर्कल के अंदर बाहर रास्ते बनाना मैंने सिखा रखा है उन मेंसुरेशन के सेशंस में। करीब 6-7 सेशंस लिए हुए केवल रेलवेज के लिए। आप जरा देखो, सबसे पहले मुझे आर चाहिए, तो परिधि मुझे मालूम है 2 पाई आर और ये मुझे अवेलेबल है 660। 22 से काटिए 3 बार और 2 से काटिए 15, 7, 105। तो रेडियस मिल गई आपको 105 मीटर। यहां पर मीटर में दिया हुआ है। आपको पता है कि जो सर्कल का एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब एक बार आर बाहर की और एक बार आर अंदर की है, तो पाई एक बार कैपिटल आर मान लो, एक बार स्मॉल आर मान लो, कुछ भी मान लो। पाई अगर कॉमन ले तो फिर क्या रहता है? आर स्क्वायर बाहर वाली माइनस आर स्क्वायर अंदर वाली, और ये क्या रहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अंतर तो वही रहेगा 7, क्योंकि वो जो रास्ते की चौड़ाई है। और अंतर जोड़ने में क्या आएगा? एक बार तो 105 आ जाएगा और एक बार 105 में 7 कम होगा, यानी 105 प्लस 105 210। 210 में 7 घटाइए 203 होगा। तो मैंने आपको क्या सिखा रखा भाई? ऐसे होगा ना, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आपका पाई जो है हमारा आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा ही तो होगा। तो एक बार दोनों जोड़ेंगे तो 22/7। अंतर तो यही है, 105 है, 105 है बाहर वाली, अंदर वाली जो होगी वो उससे 7 कम है, तो अंतर तो 7 ही आने वाला है। और जो जोड़ है दोनों का, एक तो 105 होगा और एक क्या होगा? इसमें से 7 कम होगा, यानी कि 98, तो 203 हो जाएगा। क्या होगा? 203। और आपको डायरेक्ट मैंने तरीका बता रखा है रास्ता निकालने का, कोई तामझाम की जरूरत नहीं है। सीधा आपको करना है पाई मल्टीप्लाई, एक बार दोनों आर जोड़ दीजिए, एक बार दोनों आर घटा दीजिए। और ऐसे मैंने डायरेक्ट नहीं दिया, आपको लॉजिकली समझा रखा है बहुत ही माइन्यूटली। अब आगे मैं बात करूं, 7 तो कट ही गया, 22, 44, 44, 66, 44, 66, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न पे आइएगा। किसी कोण x का संपूरक कोण सप्लीमेंट्री और उसी कोण x का पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ये है, तो x का मान बताइए। आपको मैंने जब ज्योमेट्री की बात की तो मैंने आपको 3 बातें बताई थी स्टार्टिंग सेशंस में ही, कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, और सप्लीमेंट्री का मतलब है दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। और कोई एक एंगल का अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री भी और सप्लीमेंट्री भी है, तो वो जो एंगल का सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री उन दोनों का अंतर 90 डिग्री है। ये मैंने आपको प्रूव करके बता रखा है। अब इधर देखो, एंगल कौन सा है? एक्स। इसका जो उसने कहा सप्लीमेंट्री एंगल है, जो सप्लीमेंट्री एंगल है संपूरक कोण, वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 15a प्लस 5 डिग्री सॉरी। और उसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसी x का जो कॉम्प्लीमेंट्री वो कितना दिया हुआ है? 6a प्लस 5 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको यह कहा गया सॉरी, x की वैल्यू चाहिए। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? x की चाहिए। आपको यह नहीं चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल कितना है और कॉम्प्लीमेंट्री कितना है। आपको मैंने ये बता रखा है, आप सेशंस में प्लीज देख लीजिएगा कि किसी एंगल का अगर सप्लीमेंट्री पता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी पता है, तो उन दोनों का अंतर हमेशा 90 डिग्री होता है। अभी मैं दोबारा से प्रूव कर दूंगा। तो इन दोनों का अंतर 90 डिग्री होगा। अगर इन दोनों का अंतर में निकालूंगा तो इस 5 से तो ये 5 कट जाएगा माइनस माने के बाद, और 15a माइनस 6a यानी 9a होगा, और ये कितना होगा? 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री होगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 डिग्री। 9 से काट दीजिए और a की वैल्यू 10 डिग्री आ गई। तो आप ये देखिए, a का मतलब 10, तो 60 प्लस 5 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 65 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 65 डिग्री, और x की वैल्यू हो गई 25 डिग्री। कितनी हो जाएगी? 25। क्यों हो जाएगी 25? क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए। प्रिंटिंग एरर हो रही है 2-3 बार, कोई बात नहीं, आप इसको 25 कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, मेरी बात समझ पा रहे हैं? 25 आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अच्छा, चाहे तो इससे भी कर सकते थे। a का मतलब 10 है, तो 150 प्लस 5 155,
ये 155 है, और जो सप्लीमेंट्री है इसका, तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो x प्लस 155 180 होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 25 डिग्री। अब आप नोटिस करो, 155 माइनस 65 ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों बातें मैंने आपको सिखा रखी है ऑलरेडी बहुत ज्यादा बारीकी से। तो आंसर क्या दीजिएगा? a की वैल्यू पूछता तो 10 डिग्री आता, बट a की नहीं x की पूछी, तो आपको ये मालूम है कि इन दोनों का अंतर 90 डिग्री होगा। तो a की वैल्यू आ गई 10 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री बना 65 डिग्री। a का मतलब 10 है, तो 60 प्लस 5 65 होगा। ये 65 है तो ये 25 होगा, ये 155 है तो ये 25 होगा, और इन दोनों का अंतर 90 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइएगा। 16 नंबर, एक ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी और सी के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर। अगर आप ज्योमेट्री को आप केवल थोड़ा सतही तौर पे पढ़ना चाहते हैं रेलवेज के हिसाब से, तो एनटीपीसी के बैच में डाल रखा है मैंने। और अगर आप इसको और माइन्यूट जड़ तक जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो करीब 30 सेशंस मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं, और बीच में मैंने रोक दिया था, लेकिन फिर भी 30 के आसपास सेशंस मैंने ले रखे हैं ज्योमेट्री के, वो बिल्कुल डेप्थ में है, वो सीजीएल मेंस तक का लिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री के जो सेशंस है, हाइट एंड डिस्टेंस के सेशंस है जो अलग से लिए हुए हैं, मतलब एनटीपीसी के अलावा, ग्रुप डी के अलावा, वो बिल्कुल डेप्थ में है, एसएससी मेंस का लेवल टच करते हैं। तो आपको जैसा मन करता है आप वैसा कर सकते हैं, एज यू लाइक। देखो, एंगल बाइसेक्टर चारों सेंटर्स की मैंने बात की, तब ये बात हो चुकी थी हमारी। त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। अब देखो एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं आपसे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इस पर हमारी करीब करीब 1.5 दिन बातचीत हुई है, 1.5 घंटा। देखो, ये ए बी सी जहां मर्जी हो बना लो, एंगल बी और सी के जो बाइसेक्टर हैं, एंगल बी और सी के जो बाइसेक्टर हैं, जो एंगल को दो बराबर भागों बांटते हैं, वो ओ पर मिलते हैं। और उसने कहा बी ओ सी 126 डिग्री है, 126 डिग्री है बी ओ सी, तो एंगल ए कितना होगा? 36 का दुगना 72, 72 सी आंसर होता है। मैंने आप सेशंस में ही देख पाओगे इसको, तो वरना ये 15 मिनट लग जाएंगे। मैंने ये प्रूफ कर रखा है कि ये कैसे आता है, बताइए। ये हमेशा 90 डिग्री प्लस a/2 होता है, ये 90 डिग्री हमेशा 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 होता है, मैंने प्रूफ कर रखा है। ये प्रूफ करने का सही समय नहीं है, तो आपको मालूम चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताइए। यहां पर 90 है तो ये a/2 है, तो ये 36 हुआ ना, 126 माइनस 90 36, और 36 का दुगना कितना होगा? 72। और वैसे दिमाग लगाओ तो ये कैसे आया? 90 प्लस a का आधा, तो ये 90 के अलावा कितना बच रहा है? 36। तो 36 क्या है? 36 क्या है? a का आधा है, और 36 अगर आधा है तो पूरा कितना होगा? 72। क्वेश्चन नंबर 17, ये एक ट्रायंगल आपको दिया है, AC दे रखा है 9.25, 9.25, और BC दे रखा है 8.75। आपको बोला गया ये AB कितना होना चाहिए? 9 4 36 37 32 35 12, 37 35 12 3 आंसर हो जाएगा C। ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ट्रिपलेट सिखा रखे हैं। ट्रिपलेट के मैंने 2 सेशंस ले रखे हैं, ट्रिपलेट के केवल। अगर मैं बात करूं 12 35 37, अब ये मैं अभी कैसे बात कर सकता हूं आपसे? 12 35 37 से ट्रिपलेट है, तो इसका आधा भी ट्रिपलेट है, इसका चौथाई भी ट्रिपलेट है, इसका दुगना भी ट्रिपलेट है, कुछ भी हो। तो यहां देखो, 9 4 36 और 1 37, 8 चौक 32 और 3 35, पॉइंट 25 से काट रहा हूं, तो 35 37 12 यहां मिलेगा मेरे को। ये 37 होना जरूरी था, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होना चाहिए, तो मैं कहूंगा ये रेशो आ गए। लेकिन ये 35 और 37 होता तो 12 सही था ना, ये 35 थोड़ी है, ये 35 नहीं, ये 35 का चौथाया है, ये 37 नहीं 37 का चौथाया है, तो ये 12 नहीं 12 का चौथाया, यानी कि क्या होगा? 3 आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में 12 आंसर देते, मुझसे भी ऐसी गलती कई बार हो जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा, ट्रिपलेट्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, नहीं तो ना तो ट्रिग्नोमेट्री बनेगी और ना ज्योमेट्री बनेगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइएगा। आप देख पा रहे हैं देखते ही कि यह का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं 7 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री एडवांस लेवल पर, बहुत अच्छे लेवल पर, करीब 30 सेशंस के साथ, और हाइट एंड डिस्टेंस 5 सेशंस के साथ मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, लेकिन एनटीपीसी के बैच में नहीं, एसएससी के बैच में करवा रखी है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो जो बच्चे रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं वो शुरू के कुछ सेशंस देख लें, उससे काम चल जाएगा। और जिसको जड़ तक जाना है तो
ट्रिग्नोमेट्री मैंने हर तरह से मेंस के अच्छे से अच्छे लेवल को कवर करते हुए ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखी है, ऑलरेडी कंप्लीटेड। जरा आगे देखिएगा, इसको करने के 3 तरीके मौजूद हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला मेथड देखते ही उत्तर आता है, बच्चों जैसा काम है। यहां 7 साइन थीटा है, यहां भी 7 साइन थीटा है, ये कॉस है, ये कॉस है, ये 7 साइन थीटा सेम है। अगर सेम मिल जाए रेशो तो काम खत्म होता है। अगर मैं कहूं तो 7 साइन थीटा को मैं क्या कह सकता हूं, 4 कॉस थीटा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, बताइए। 7 साइन थीटा माइनस उधर ले जाओ, 7 साइन थीटा को मैं 4 कॉस थीटा कह सकता हूं ना, तो इसकी जगह, दोनों की जगह मैं 4 कॉस थीटा लिख सकता हूं। और 4 कॉस थीटा लिखूंगा तो सब कुछ कॉस हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो कॉस से कॉस तो कट ही जाएगा ना ऊपर नीचे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 कहीं और है नहीं, और 4 में 3 जुड़ेगा तो 7 आ जाएगा, 2/7। ये पहला मेथड बनता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये 7 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा है, साइन अपॉन कॉस, कॉस इधर ले आइए तो 4/7 हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी 4/7। और यहां पर पूरे में साइन से डिवाइड करो, यहां भी साइन से डिवाइड करो, या कॉस से डिवाइड करो, किसी एक से, कॉस से करो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ऊपर अपन को 10 मिला था, वरना उल्टा करना पड़ेगा। कॉस से डिवाइड करोगे तो 5 tan थीटा माइनस कॉस तो कट ही जाएगा कॉस से कॉस डिवाइड करने पर, और यहां पर भी ऐसा होगा। बट ये पहला मेथड सफिशिएंट है। आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, अपन चैप्टर ही चालू कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। दैट्स इजी क्वेश्चन, आपके एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे रेलवेज के अंदर। जरा देखिए प्रश्न संख्या 19, एक पतंग का धागा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जब ये पतंगों की बातें होती है ना तो ट्रिग्नोमेट्री का एक दूसरा पार्ट आ जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। पतंग का धागा 34 मीटर लंबा है, 34 मीटर लंबा है, और ये क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 60। तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, यानी कि ये 34 मीटर है और ये 90 के सामने है, तो 17√3, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना, बोर्ड में देखो, पतंग का धागा ऐसे होता है, तो ये पतंग का धागा है 34 मीटर, और ये क्षैतिज के साथ, आप देखो ये जो है ना, ये आप हाइट एंड डिस्टेंस के 4-5 सेशन से कृपया करके एक आध तो देख लो कम से कम, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हाइट एंड डिस्टेंस से 90 तो होगा ही होगा। ये जो पतंग का धागा है, अगर मैं बात करूं 2 तरह के एंगल बनते हैं, दोनों मैंने खूब अच्छे से सिखा रखे हैं। उसने कहा पतंग का धागा 34 मीटर लंबा है और क्षैतिज के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 होता ही होता है। हाइट एंड डिस्टेंस अगर है तो ये बचा 30, 30, 60, 90 का मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है। सवाल क्या पूछा है, पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, तो उसे इसकी जरूरत है, ये कितना है। आपको मालूम है √30 के सामने अगर 1 होता है तो √60 के सामने √3 होता है, और √30 के सामने 1 होता है तो 90 के सामने 2 होता है। रेशो, ये रेशो 2 है, ये रेशो 1 है, ये रेशो 3 है। पूरे आधे पौन घंटे की क्लास में स्टार्टिंग में समझा रखा है 3 नियम, उनमें से एक नियम ये बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास अवेलेबल है, देख लीजिएगा। अब आप देखो पूछा क्या है, आपसे ये पूछा गया, मुझे बताइए, ये 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने 2 होता है, तो 60 के सामने √3 होता है। ये 34 मीटर किसकी वैल्यू अवेलेबल है, रेशो में 2 की, रेशो में 2 का मतलब 34, तो 1 का मतलब 17, तो ये वाला जो पार्ट है वो 17 है। लेकिन इससे तो हाइट पूछी है, तो ये 1 है तो 1 का √3 गुना होता है, तो 17 का √3 गुना होगा, तो 17√3, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न, एक पाई चार्ट है, मैं साइड में हटता हूं, हटकर बोलता हूं नहीं तो दिखेगा नहीं। उसने कहा एमबीए में स्पेशलाइजेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या है 9874, 9874, और ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, आईटी, एचआर, आईबी, आईआर, ये सारी चीजें। क्वेश्चन में दूर से ही पढ़ता हूं ताकि आपको ये डायग्राम दिखे। उसने बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग आईआर, आईआर ये रहा नीचे की तरफ, ये आईआर है, और एज स्पेशलाइजेशन टू द स्टूडेंट्स हैविंग एचआर, एचआर। आप जरा देखिए, उसने कहा ऐसे बच्चे आईआर विशेषज्ञता वाले छात्रों का एचआर विशेषज्ञता वाले छात्रों से क्या अनुपात है, आईआर का एचआर से, तो आईआर वाले 16 है, एचआर वाले 14 है, 8:7 आंसर है। अब कोई कहेगा सर छात्र तो निकाले ही नहीं, आपको मैंने कई बार सिखाया है
अगर रेशो दिए हैं, यहां परसेंटेज दे रखी है और आंसर सिर्फ रेशो में पूछा गया है, तो एक बात बताइए, 9874 का 16% और इसी का 14%, दोनों का बेस सेम है, तो रेशो निकालने में हम बेस को इग्नोर कर देते हैं, बेस की जरूरत पड़ती नहीं है। किसी क्लास का 30% और उसी क्लास का 40% में क्या अनुपात होगा? अरे 3:4, 3:4, क्योंकि क्लास की संख्या की कोई जरूरत है ही नहीं और दे रखी है तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि ये बेस सेम है तो ये अपने आप में 100% है, इसकी कोई जरूरत थी नहीं। 21 देखिएगा, ये भी एक आपको पाई चार्ट में दिख रहा है। घर की मरम्मत करवानी है, मैं साइड में हट गया हूं ताकि आपको दिखे, और मरम्मत की लागत है 1,75,000 टोटल। और मरम्मत में देखो दिख रहा है आपको, इंटीरियर में हम खर्च करेंगे 19%, पेंटिंग में करेंगे, फ्लोरिंग में करेंगे, फर्नीचर में करेंगे, मिसलेनियस करेंगे और ये सारी चीजें करेंगे। सवाल क्या है, परिवार द्वारा इंटीरियर डेकोरेशन और आर्किटेक्ट की फीस की अनुमानित राशि में कितना अंतर है? तो मैं आपको यह सलाह दूंगा, इंटीरियर ये रहा और आर्किटेक्ट आपका ये रहा। आप इंटीरियर और आर्किटेक्ट को अलग अलग मत निकालिए। आप देखिए आपको क्या चाहिए, 1,75,000 टोटल है, 1,75,000 का 19% इंटीरियर है, 1,75,000 का 11% आर्किटेक्ट है। दोनों में 1,75,000 कॉमन है और जब कॉमन होता है तो हम उसका इस्तेमाल करते ही नहीं है। मतलब करते तो हैं लेकिन 19 अलग नहीं निकालेंगे। एक बात बताओ, सुनो मेरी बात ध्यान से, भारत की आबादी का 40% मान लीजिए, दूसरा ग्रुप है भारत की आबादी का 30% और मुझे अंतर चाहिए, दोनों का बेस भारत की आबादी है, तो मैं 40% और 30% क्यों निकालूं? मैं सीधा 40 माइनस 30 सीधा 10% निकालूंगा ना, जो आसानी से निकल जाएगा। तो इसका खर्चा है 19%, इसका खर्चा है 11%, तो मेरा आंसर आएगा 8%, यानी 1,75,000 का 8%। और आपको सिखा रखा है किसी भी संख्या का 10% और 1% बहुत कीमती है। 1% 1750, 2% 3,500, 7 14,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा यहां पर। क्वेश्चन 22 अलजेब्रा का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। a प्लस 1/a 5 है, तो ये क्यूब करके दिया गया है, 5 का क्यूब करो 125 माइनस 15 110 आंसर है। ऐसे अभी अलजेब्रा मैंने नहीं करवाया है, अलजेब्रा के अपन सेशंस लेंगे आगे, तो अपन बात करेंगे अगर ये प्लस में हो तो स्क्वायर कैसे करना है, माइनस में हो तो कैसे करना है, क्यूब कैसे करना है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि अभी बताएंगे तो डिटेल में क्या होगा, दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। और इसका जो फॉर्मेट है उसके बाद हम कुछ रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। तो रिजल्ट्स हमेशा क्या बनते हैं, a क्यूब माइनस 3a, इस तरह का। आपने अगर थोड़ा भी अलजेब्रा पढ़ा है तो ये स्टार्टिंग के बेसिक्स में आ जाता है कि ये इसका क्यूब करो तो 125 आएगा और माइनस 3a करोगे तो 15 आएगा, यानी 125 माइनस 15 110 हमारा आंसर बनता है। प्रश्न संख्या 23, ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 बराबर 0 है, तो x का मान ज्ञात करो। 6 7 42, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, -7 या -6। एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, युगपत समीकरण, उसमें हम इसकी बारीकियां सीखते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 बराबर 0, तो यहां पर जो इसके x की जो रूट वैल्यूज मिलेंगी वो 2 हमेशा मिलती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और हम हमेशा कैसे करते हैं, शॉर्टकट में कैसे करते हैं, इसको तोड़ते हैं 2 भागों में। ऐसे 2 भाग की मल्टीप्लाई करने पर ये आए और प्लस माइनस करने पर ये आए, तो वो आता है प्लस का 6 और प्लस का 7। अब हम हमेशा क्या करते हैं, ये अगर दोनों प्लस हैं तो उत्तर दोनों माइनस में देते हैं, 6 और 7 सॉरी। अगर ये प्लस है तो उत्तर माइनस में देते हैं और माइनस में तो प्लस में देते हैं। क्यों? क्योंकि आंसर के लिए एक्स आंसर तो बराबर के उधर जाएगा ना, लेकिन हम इससे डिवाइड भी करते हैं। अब यहां पर चूंकि एक्स के साथ में कोफिशिएंट कुछ है नहीं तो इसको 1 मान लेते हैं और 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों की तरह नहीं कर सकते हम, अपन कभी बात करेंगे क्वाड्रेटिक के डेप्थ के अंदर कि क्वाड्रेटिक में 2 इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन हो और फिर बारीकी से कैसे बात हो सकती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आएवा क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिएगा -6 और -7 दोनों इसकी वैल्यू हो सकती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु आपके
जो सिलेबस है उसमें मेंशन करके दिया हुआ है अलग से। 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? 24 5 120, 8 5 40, 80 और 4 20। आंसर आएगा ऑप्शन ए। मैं फिर कहूंगा आपको, एनटीपीसी में तो नहीं लेकिन हाँ दूसरे किसी आपको बात करें कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एज के 3 सेशंस मैंने ले रखे हैं, 3 सेशंस ले रखे हैं, एवरेज के भी ले रखे हैं 7-8 सेशंस, वो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आप एज का उसको देख लीजिएगा, उसमें एक टाइप बनती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो टाइप क्या बनती है? जब परिवार में किसी सदस्य का जन्म होता है, क्योंकि परिवार में जन्म के समय उसकी उम्र कितनी होती है? 0। लेकिन उसमें बहुत तरह की वैरायटीज हैं, एक ही नहीं है, मल्टीपल वैरायटीज हैं। उसके लिए आपको सेशन देखना पड़ेगा। इधर देखो, आप क्या करो, एक दिन में एक सेशन देख लो, केवल कोई सा भी, तो एक एक करते करते क्या होगा, आपकी सारी चीज तैयार हो जाएंगी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप पेड कोर्स में भी पढ़ेंगे ना तो भी आपको उससे बढ़िया नहीं मिलेगा। मेरे 21 इयर्स का एक्सपीरियंस उसके अंदर है। आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जिसको उससे बेहतर किया जा सकता हो। मेरी जहां तक जानकारी है वो नहीं मिलेगा। आप इसका फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। मैं इस वक्त अपने आप को, अपना सेटिस्फेक्शन ऊपर रख रहा हूं और व्यापार और बिजनेस और पैसे को नंबर 2 पे रख रहा हूं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि अधिकतम लोगों को फायदा मिले। इधर देखो, 5 सदस्यों के, बस मेरे को क्या लगता है कि अभी जो सेशंस आ रहे हैं इनके व्यूज कम है, जबकि पुराने जो सेशंस हैं आप देखो, कई सारे सेशंस हैं जिनके लाखों में व्यूज हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि अभी भी अंदाजन 11,000 कुछ लोग एवरेज दिखा रहा है यूट्यूब कि 11,000 कुछ लोग रोजाना मिलाकर के सारे सेशंस में कोई ना कोई देखता है। तो पुराने बहुत ज्यादा वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें उनका फायदा उठाएं। 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। सबसे छोटे उम्र का जो व्यक्ति वो 8 साल का है, तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी? देखो, 5 सदस्य, 5 मेंबर्स, और इनकी औसत आयु है 24 साल। तो आज इनकी आयु हो गई 120 साल। मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, अभी शॉर्ट में अपन काम करेंगे। अब इन 5 सदस्यों में, क्योंकि औसत में भी 6-7 चैप्टर करा रखे हैं और ये औसत का एक पार्ट है, देखा जाए तो औसत और रेशो के बिना नहीं हो सकता। अगर हम बात करें इसमें सबसे छोटा, क्योंकि औसत क्या करता है, सबको बराबर कर देता है। औसत की चाबी है ये, बराबरी, इक्वल कर देता है। रेशो जब निकालते हैं तो एक का मान पता होना चाहिए। परसेंटेज में कोई भी चीज 100% परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोई भी चीज, लाभ और हानि में कॉस्ट प्राइस या प्रिंट प्राइस, उन पर काम चलता है। एसआई और सीआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सारी बातें चलती है। टाइम एंड वर्क में एक दिन का काम चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस में डिस्टेंस की वैल्यू है। हर जगह पर कुछ बेसिस हैं जिनके आधार पर बात होती है। अब 5 लोग हैं, आज इनकी औसत आयु 24 साल है, तो ये हो गए 120 साल के टोटल। सबसे छोटा मेंबर 8 साल का है, तो 8 वर्ष पहले जाऊं मैं, तो इन 5 के 5 मेंबर है, उनमें से सबकी आयु 8-8 साल कम कर दूंगा, तो 40 कम कर दूंगा, तो 80 साल हो जाएगी। कब आयु का टोटल? इस सबसे छोटे वाले के बर्थ के टाइम पर। लेकिन अब मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, इस 80 में मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, तो इस 80 में अब लोग कितने माने जाएंगे? 4। तो अब जो परिवार की औसत आयु आएगी वो कितनी आएगी? 20 साल। इसमें क्या होता है, जैसे एक परिवार में 4 लोग हैं, उनकी कुछ औसत आयु है, और 2 साल बाद उनके परिवार में एक बच्चे का जन्म हो गया, तो उस वक्त उसकी आयु 0 मानी जाती है, फिर भी उसकी काउंटिंग होती है। और अगर एक बच्चा ऑलरेडी है 2 साल का और उसके जन्म के समय जाते हैं, तो उसकी आयु फिर 0 मानी जाती है, लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं होती। इसलिए आपको वो सेशन देखने चाहिए कि कब इसको इंक्लूड करते हैं, कब इसको एक्सक्लूड करते हैं। एक लाइन में बोलूं तो अगर बच्चा यहां पर दिखा रखा है कुछ उम्र का है और उसके जन्म के समय तक मैं जा रहा हूं, तो उसमें एक्सक्लूड करूंगा। और बच्चा नहीं है, साल 2 साल 3 साल बाद बच्चा होता है, तो फिर मैं उसकी आयु तो 0 लूंगा, लेकिन उसको इंक्लूड करूंगा एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये बहुत स्पेशल सवाल बनते, तो आंसर दीजिएगा 20 साल। आखिरी प्रश्न, 25वां प्रश्न, क्योंकि मैंने ये पेपर मेनली फोकस किया ग्रुप डी को।
एनटीपीसी को भी पूरा फायदा मिलेगा। ग्रुप डी में 25 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको मैथ्स के। जरा देखिए, बिना रुके ट्रेन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन अगर रुक रुक कर जाए तो गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो प्रति घंटे रुकने का समय बताइए। 15/75 1/5 घंटे 12 मिनट। आपको ये सूत्र, ये फॉर्मूला, ये सब चीजें मैंने कैसे बता रखी है। बिना रुके जाए तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, रुक रुक कर जाए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रुकने का क्या समय बताया था, दोनों का डिफरेंस 15, और बिना रुके जाने वाली चाल 75। 1/5 घंटे प्रति 1/5 घंटे, यानी कि 1/5 घंटे का मतलब क्या है, 12 मिनट। 12 मिनट 1 घंटे में ये रुक जाती है। ये तो स्टॉपेज है पर घंटे, लेकिन 1/5 घंटे का मतलब क्या है, घंटे, 1 घंटे का 5वां हिस्सा 60 मिनट होते हैं ना, 5वां हिस्सा क्या होगा, 12 मिनट। तो 12 मिनट 1 घंटे में क्या होती है, ये रुक जाती है। अब कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसके लिए आपको सेशन तो देखना ही पड़ेगा। क्या करें, सेशन में एक टाइप मिल जाएगी आपको टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, कि ट्रेन या बस या कोई भी चीज रुक रुक कर जाए और बिना रुके जाए तो कैसे काम होता है। एक बार मैं कोशिश कर लेता हूं बहुत जल्दी से। देखो जरा, ये 75 किलोमीटर है, अगर मैं इसके 5 हिस्से कर दूं, 15 15 15 15 15, तो सोचकर देखो, जब बिना रुके जाती है तो 75 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट के 5 हिस्से करो, 12 मिनट। तो इसको करने में 12 मिनट लगते हैं, इसके भी 12, इसके भी 12, इसके भी 12 मिनट, और इसके भी 12 मिनट। 60 मिनट टोटल हो गए, और यहां पर ये 75 है, 75। अगर मैं यहां बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो ये पिक्चर, आप जब रुक रुक कर जाते हो तो 60 किलोमीटर ही जाते हो आप, तो आप केवल 48 मिनट ही चल रहे हो। 12 मिनट आपके कहां चले गए, रुकने में चले गए। और मैं आपको यही सलाह दूंगा, प्लीज आप इसी क्वेश्चन को डिटेल में देखने के लिए, टाइप की बात कर रहा हूं, वो सेशन देख लीजिएगा। तो अभी मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं चीजों में आपको फायदा मिल रहा होगा। आपके फायदे के हिसाब से, आपके रेस्पॉन्स के हिसाब से, आपके व्यूज के हिसाब से तय होगा कि आगे क्लासेस को कितना ज्यादा कंटिन्यू करना है। वीक में 2 मॉक टेस्ट करवाने, 4 करवाने, 6 करवाने कि नहीं करवाने, जैसी भी चीज है। क्योंकि मैं तो, ये सारी क्लासेस फ्री है। आप ऐसा मत समझो कि सिर्फ ये मॉक टेस्ट होता है, एक क्वेश्चंस की छटनी करनी पड़ती है एक एक, ऐसा नहीं है। हर एग्जाम के हिसाब से अलग अलग होता है, तभी तो क्वालिटी वाला काम होगा। चलिए आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। अब आज फ्राइडे है, और मैंने आपको एक रिक्वेस्ट कर रखी है, संडे परसों एक स्पेशल हमेशा सेशन मिलता है शाम को 5 बजे। तो परसों का जो सेशन है वो है टाइम इज मनी। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश की है कि कोई भी इंसान, कोई भी हो, सबके पास टाइम बराबर है। मैं इसको टाइम मैनेजमेंट भी कह सकता हूं, मैं इसको आपकी लाइफ मैनेजमेंट भी कह सकता हूं। आप उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और उस नए चैनल को जो मोटिवेशन का काम करता है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज इस मॉक टेस्ट में आप मुझे लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या चाहिए, कैसा लग रहा है। और जितने लोगों को शेयर करेंगे उतने लोगों को इसका फायदा मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।